बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1970 में दोबारा इस मशरक़ी पाकिस्तान पहुंचा मैं, और मैंने आपसे पिछली वीडियो में अर्ज़ की थी कि इलेक्शन की तैयारी के सिलसिले में जो मेरे मुशाहिदात थे वो मैंने आपके सामने रखे थे। इलेक्शन हुए और मुजीबुर रहमान को लैंडस्लाइड विक्ट्री थी। हमारे जो रोल था फ़ौज का वो इतना ही था कि वहाँ पर हम सिक्योरिटी और इस किस्म का मामलात करें। तो जो इलाके हम जहाँ पे हमारी ज़िम्मेदारी थी वहाँ पर किसी किस्म का कोई मसला नहीं हुआ, लेकिन हैरानकुन हद तक जो वोटिंग रेशो था वो बहुत बड़ा था। वोटर्स बहुत तादाद में निकले थे बाहर, और मुजीबुर रहमान को बहुत ज़्यादा वोट पड़े थे। बहरहाल इलेक्शन हो गए, हम अपना काम करके वापस अपने जसोर पहुँच गए, और इसके बाद नेक्स्ट स्टेज पे हमने तैयारी करनी थी। फायरिंग के लिए जाना था हमने, और फायरिंग जसोर से हमने चिटागोंग के करीब रेंजेस थे आर्टिलरी के, वहाँ जाना था हमने। वो हम दिसंबर एंड में हम उस तरफ निकल गए, और ये तकरीबन हमारा 5 रातों और 6 दिन का ये लंबा सफ़र था। ट्रेन पे हम गए, बड़ा यादगार सफ़र था हमारे लिए। रास्ते में हमें रुकना पड़ा दरिया के किनारे धर्मबार पुतरा के। वहाँ पे चूँकि ब्रॉड गेज रेलवे से हमें एक तो मीटर गेज पे चेंज करना था, फिर वहाँ से हमें फेरीज़ पे लोड होना था हमारी सारी यूनिट को, और फेरीज़ पे हमने दरिया पार करना था और पार जाना था। तो वो संतहार उसके पास एक जगह थी जहाँ पर ये सब कुछ हो रहा था। तो संतहार में हम रुके, सारा दिन हमने वहाँ पे गुजारा। तो वो जो संतहार में चीज़ें देखी वो एक तो बड़ी इम्पॉर्टेंट नोट करने की, उस वक़्त शायद न्यूज़वीक ने कोई ऐसा आर्टिकल छापा था जहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ग्रामी पर उन्होंने कुछ ऐसी बातें की थी जो मुसलमानों को पसंद नहीं आई। मगरबी पाकिस्तान में उस वक़्त बहुत शोर गौगा था, एहतजाज हो रहे थे, लेकिन मशरक़ी पाकिस्तान में जसोर में इस किस्म का हमने कोई चीज़ नहीं देखी। लेकिन जब संतहार पहुँचे तो वहाँ बहुत बड़ा एहतजाज वहाँ पर जारी था। दूसरी चीज़ वहाँ पर नोट करने के लिए हमारे लिए ये थी कि ये जो नॉन बंगाली स्पीकिंग जो लोग थे वहाँ पर, उनकी तादाद बहुत ज़्यादा थी। ये वो बिहारी थे जो 47 में हिजरत करके यहाँ पर आ गए थे और यहाँ पर आबाद थे। वो साफ़ सुथरे बाज़ार, ज़्यादा चूँकि मेहनती लोग थे, उन्होंने भी अपने लिए काफ़ी जगह वहाँ बना ली हुई थी। तो सारा दिन गुजारने के बाद हम चल पड़े। ये आबादी तकरीबन उस वक़्त जो हमें वहाँ पे ऐसे पूछने में पता चला तो 35-40 हज़ार के करीब एक रफ गैस था। जनरली तो किसी को आइडिया नहीं था इसका। बहरहाल फायरिंग के लिए हम पहुँच गए चिटागांग। वहाँ पर फायरिंग हमारे कर रहे थे तो जो लोकल जो फोर्सेस थी वहाँ के कमांडर्स बाकायदा आते थे मिलने के लिए। तो 8 ईस्ट बंगाल राइफल के कमांडिंग ऑफिसर वहाँ अपने इंटेलिजेंस ऑफिसर की तशरीफ़ लाए। वो इंटेलिजेंस ऑफिसर शहरयार चौधरी मेरा कोर्समेट था, बैचमेट था वो। तो आपस में जब गप लगा रहे थे तो शहरयार चौधरी ने बताया कि हमारे सीओ तो बहुत अच्छे हैं, वो तो मुझे अपने बच्चों की तरह रखते हैं, उनकी बेगम भी हमारा बहुत ख्याल रखती हैं। पर हम बड़ा उससे एनवियस थे क्योंकि हमें हर नौजवान अफसर को अपने कमांडिंग ऑफिसर से शिकायतें तो रहती हैं, तो वो इस लिहाज से बहुत खुश था। बहरहाल हुआ, फायरिंग करके वापस आ गए। जब वापस आए ईद उल ज़ुहा का वक्त आया तो एक यहाँ मैं ये भी बताता चलूँ कि मशरक़ी पाकिस्तान के ऑफिसर्स जो मगरबी पाकिस्तान में पोस्ट होते थे उनको तकरीबन 20% तनख्वाह और साल में एक दफ़ा छुट्टी और किराया भी आने जाने का मिलता था। और जब वो मशरक़ी पाकिस्तान वापस चले जाते तो ये उनसे मराहत वापस ले ली जाती। इसी तरह जब मगरबी पाकिस्तान के अफसर थे वो जब मशरक़ी पाकिस्तान जाते तो उनको ये मराहत मिलती। तो हम बड़े खुश थे कि हमारी तनख्वाह 20% बढ़ गई, और उस वक्त के लिहाज से तकरीबन 110 रुपये मेरी तनख्वाह बढ़ी। तो इस पर भी हमारे जो यार दोस्त थे यहाँ पर मगरबी पाकिस्तान, वो हम पे बहुत हसद कर रहे थे कि भाई देखिए आप इतने ज़्यादा मालदार हो जाएंगे तो हम तो बहुत गरीब रह जाएंगे यहाँ से। बहरहाल तो हमारी यूनिट में उस वक्त जब पहुँचे वहाँ पे तो 7 बंगाली ऑफिसर मेरी यूनिट में थे। जसोर के एक और बंगाली ऑफिसर जो हमारे साथ पीएम में थे वो ईद पे आए हुए थे घर, वो अपने घर हमें खाने पे इनवाइट किया। तो घर गए हम उनके, तो हमारे लिए बड़ा अजीब था कि उन्होंने अपनी जो बहनें थीं वो तैयार करके उन्होंने हमें उनसे मिलाया और हमें कहा हाथ मिलाए इनसे। वो हमारे लिए बड़ा एक अचंभा था क्योंकि हमारे यहाँ ये हमारे माशरे में शामिल नहीं है। बहरहाल उनसे मिले भी, बैठ गए, तो उनकी बहनों ने हमें खाना शाना सर्व करना शुरू किया। तो हमें बुरा लगा ये चीज़ क्योंकि हमारे यहाँ हम अपने
हमारे साथी की बहनें थी, हमारे भी बहनें थी, तो हमने उनसे दरख्वास्त की कि आप इनको रहने दीजिए। खैर हमने ख़ुद अपना खाना सर्व किया, लेकिन ये एक हमारे लिए एक अचंभा था कि ये कल्चर कैसा है। बहरहाल वापस आए। जिस यूनिट को हमने रिप्लेस करना था 24 फील्ड, उसको हमने अलविदा कहा और रूटीन में हम अपने काम में मसरूफ़ थे। लेकिन इलेक्शन के बाद जो आम तौर पे सियासी हालात है वो सब दुनिया जानती है, उस पर अभी तक हमने कोई सही फैसला नहीं कर सके कि चूँकि हर आदमी की तारीख़ अपनी है। पाकिस्तान का मसला ये है कि पीस पार्टी की तारीख़ में ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो है, बाकी तारीख़ में कुछ और है, और हर एक के लिए अपना एक अलग शैतान है और एक अपना अलग हीरो है। उनको हमने कहाँ तक पहुँचा दिया है। तो हमने तारीख़ को सही तनाज़ुर में ना तो लिखा है, ना ही उसको समझने की कोशिश की है। मैं फिर ये दोहराना चाहूँगा कि हम सब की गलतियाँ हैं जब यहाँ तक पहुँचे। बहरहाल अभी सब जारी था और मुख्तलिफ़ किस्म की ख़बरें भी आ रही थी, एक टेंशन भी बिल्डअप हो रही थी। और मार्च में हमारी चूँकि यूनिट जसोर में मार्शल ड्यूटीज़ भी कर रही थी, तो जब टेंशन ज़्यादा बिल्डअप हो गई तो हमें हुक्म मिला कि हम शहर में जो इम्पोर्टेंट जगह हैं उनको हम गार्ड करें। यहाँ पे पुलिस बिल्कुल इनफेक्टिव हो चुकी हुई थी, और जो ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स थी, जिस तरह यहाँ पे रेंजर्स हैं, उनको भी डिप्लॉय नहीं किया गया, बल्कि फ़ौज को डायरेक्टली ये ज़िम्मेदारी दे दी गई। और हम जसोर में थे, हमारी ज़िम्मेदारी जसोर में लगी। तो 3 मार्च को जसोर में बहुत बड़ा एहतजाज हुआ, जिसके नतीजे में जो क्राउड था वो 3-4 जगहों पे उन्होंने कोशिश की हमलावर होने की। पथराव किया गया, कुछ बीच में फायरिंग हुई, तो जवाबन सोल्जर्स को भी फायरिंग करनी पड़ी, क्योंकि आर्मी के पास क्राउड कंट्रोल का तो सिस्टम और कोई है नहीं है। तो चूँकि हमें हुक्म था कि हमने सबको बचाना है, टेलीफोन एक्सचेंजेस हैं, गोदाम हैं, दूसरे जो इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट इंस्टॉलेशंस थी, उनको बचाने के लिए फायरिंग करनी पड़ी। तो कुछ लोग ज़ख्मी हुए। इस दिन याहिया और मुजीब की टॉक्स भी हो रही थी ढाका में, वो ब्रेक डाउन हो गई। और इसके बाद चूँकि फायरिंग यहाँ पर हुई थी, बहुत से शहरों में भी और दूसरे जगहों में हुई थी, तो टेंशन ज़्यादा बढ़ गई। हमें हुक्म मिला कि आप सोल्जर्स को जो आने जाने वाले रास्ते हैं जसोर के या दूसरे शहरों के, उनको तो आप गार्ड करें, लेकिन बाकी जो मार्शल हेडक्वार्टर्स वगैरह हैं उनको शिफ्ट कर लें। तो हम शिफ्ट करके कैंटोनमेंट में आ गए। तो हमारा मार्शल हेडक्वार्टर शहर और कैंटोनमेंट के दरमियान एक स्कूल था, वहाँ पर हम मार्शल हेडक्वार्टर आके बैठ गए। 25 मार्च को ढाका में बड़े पैमाने पर फसादात शुरू हो गए। यहाँ पर भी ख़तरा तो था, हम सब अपनी जगह तैयार भी थे। हमारे सोल्जर्स जसोर के इर्द गिर्द जो इम्पोर्टेंट आने जाने के रास्ते थे उन पर तैनात भी थे। शहर के अंदर से हम चूँकि बाहर निकल आए हुए थे और शहर खाली था। 30 तारीख को हुक्म आ गया था कि आप टेक ओवर कर लें पूरी तरीके से, और 30-31 की रात को ये हुक्म मिला कि आपने जो पॉलिटिकल फिगर्स हैं उनको अब गिरफ्तार कर लेना है। 30-31 की रात को जसोर में हम सिर्फ एक MNA मतीउर रहमान उनको गिरफ्तार कर सके, बाकी सब गायब हो गए थे वहाँ से। शहर बंद हो गया हुआ था। इससे पहले जब टेंशन बढ़ गई थी 3 मार्च के बाद, तो हम आमतौर पे फ़ौज के लिए जो फ्रेश राशंस हैं वो बाज़ार से जो ख़रीदने थे वो हमें नहीं मिल रहे थे। हमारा गुजारा सिर्फ ड्राई राशन पे ही था। फ्रेश राशंस ना आ रहे थे ना मिल रहे थे हमें। जो ड्राई राशन थे वो भी जो हमारे पास स्टोर किए थे उन पर हमारा गुजारा था। तो 30-31 की रात को बड़े पैमाने पर पूरे ईस्ट पाकिस्तान में क्रैकडाउन हुआ, और उसी रात को बल्कि अल सुबह जसोर में हमारे ब्रिगेड में 22 FF थी, 25 बलूच थी, 27 बलूच थी और 1 EBR। 1 EBR ने बगावत कर दी। 25 बलूच में जो बंगाली सोल्जर्स थे उन्होंने बगावत कर दी, और 27 बलूच की कंपनी प्लस तकरीबन 150 से ज़्यादा लोगों को कुश्तिया में तैनात किया गया था, और वो वहाँ पर घेरे में आ गए। वहाँ पर जो हमें बाद में पता चला, इंडियन फोर्सेस जो मुक्ति बाहिनी के रूप में पहले आ चुकी हुई थी, उन्होंने घेरा डाल के उनमें बहुत ज़्यादा हमारा नुकसान हुआ, बहुत शहादतें हुई हमारी। जसोर को बड़ी मुश्किल से हमने कैंटोनमेंट को बचाया, क्योंकि वहाँ पे सोल्जर्स बहुत कम थे। 1 EBR बगावत कर चुकी हुई थी, और 25 बलूच की जो बंगाली थे वो भी बगावत कर चुके हुए थे। लेकिन हमारी यूनिट में जो बंगाली ऑफिसर्स थे वो हमारे साथ थे,
उनको उस वक्त हुक्म मिला के लहदा कर दिया जाए। उनको खैर हमने लहदा कर दिया। उसके बाद जो सोर जब स्टेबलाइज हुआ तो हमें हुक्म मिला कि हम जो गवर्नमेंट की रेट है इसको बॉर्डर्स एरिया तक लेके जाएं और जहाँ जहाँ पर भी रास्ते में अगर कहीं रुकावटें हैं तो उसको हम दूर करें। तो हमें हुक्म मिला कि हम 12 पंजाब उस वक्त तक मगरबी पाकिस्तान से मज़ीद कम पहुँच चुकी हुई थी, हमारे साथ दूसरी पलटन आज की। तो उसके साथ हमें बेनापोल की तरफ जो एक इंडिया के साथ बॉर्डर था उस तरफ जाने का हुक्म मिला कि आप बेनापोल तक जाएं और इलाका क्लियर करें। ये ग़ालिबन हम 2 अप्रैल को निकले जसोर से और रास्ते में सारा दिन मुख्तलिफ़ जगहों पे स्कर्मिशेस के बाद जब रात लेट हो गई तो हम वहाँ पे बेनापोल से तकरीबन 20 मील अंदर एक बहुत बड़ा नाला था, उसके ऊपर पुल था और ख़तरा ये था कि इसके पार शायद रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा। तो उसके लिए ये तय हुआ कि हम रात तैयारी करेंगे और अगले सुबह वो हमला करके इसको क्लियर करेंगे। अगले सुबह जब हम शुरू हुए तो रेजिस्टेंस बहुत शदीद था और बड़ी गुमसान का वहाँ पे मार्का पड़ा, बहुत शदीद हमें फायरिंग करनी पड़ी, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी दी। जब कामयाबी के बाद हमने जब नाले को पार किया और पुल से पार गए तो हमें पहली दफ़ा एहसास हुआ कि हम तो बाकायदा एक रेगुलर फोर्स से लड़ रहे थे, क्योंकि ये 2 या 3 मार्च अप्रैल की बात है कि पहली दफ़ा 1971 2 या 3 अप्रैल को हमें बाकायदा भारतीय रेगुलर फोर्सेस से हमारा टकराव हुआ था। उनके 2 सोल्जर्स हमने गिरफ़्तार कर लिए। उनको गिरफ़्तारी के बाद तो खैर जहाँ ढाका भेज दिया गया, उसके बाद क्या हुआ मैं नहीं जानता। लेकिन बात जो मैं यह कहना ये चाह रहा हूँ कि हमारा मीडिया और हमारे जितने भी इंटेलेक्चुअल्स हैं वो सारी ये बात तो आपको बता रहे हैं कि भाई क्या हुआ हमारे साथ और किस तरीके से फ़ौज पाकिस्तान को हथियार डालने पड़े। लेकिन ये चीज़ें जो हकीकत हैं जो कि हमें उस वक्त भारतीय फ़ौज के साथ हमारा मुकाबला मार्च एंड फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में शुरू हो चुका हुआ था। ये मैं बेनापोल के करीब जसोर के पास की बात कर रहा हूँ आपसे। वो पाकिस्तान के 20 मील अंदर आके उन्होंने बाकायदा दिफाई पोजीशन ली हुई थी। कुश्तिया में उन्होंने हमारी जो कंपनी थी 27 ब्रिटिश को घेरा हुआ था, वहाँ पे बहुत बड़ा नुकसान हमें उठाना पड़ा। लेकिन हमारे यहाँ मगरबी पाकिस्तान में इससे कोई ख़बर नहीं। यह एक और चीज़ जो मेरे लिए बड़ी हैरान कुन थी, जब 30 से 31 की रात को क्रैकडाउन हुआ और बगावत कर दी बंगालियों ने और ईस्ट बंगाल राइफल हमारे ख़िलाफ़ खड़ी हो गए, ईस्ट पाकिस्तान राइफल हमारे ख़िलाफ़ खड़े हो गए और जो हमने मुजाहिद और रज़ाकार स्टेन किए हुए थे वो हमारे ख़िलाफ़ खड़े हो गए। तो जसोर में 31 की सुबह अचानक मैंने देखा कि मार्शल हेडक्वार्टर में बेहिसाब पश्तो स्पीकिंग लोग हमारे आके बैठ गए। वो मेरे लिए बड़ा हैरान कुन था। वो पता चला कि ये पाकिस्तान के बनने से बहुत पहले आके यहाँ पे आबाद हुए हुए हैं और ये बाकायदा ट्रेडर्स थे वहाँ पे। उन्होंने जो दास्तानें सुनाई बड़ी होशरुबा थी। बेहिसाब लोगों को बंगालियों ने रात को शहीद कर दिया था उसमें। उसके बाद ये जब बाद में रिसर्च शुरू हुई तो शर्मिला बोस तशरीफ़ लाई। उनको किसी ने मेरा बताया तो मुझसे उन्होंने कांटेक्ट किया। तो मैंने कहा कि मैं वाकई में वहाँ पे था। तो उन्होंने आई मेरे घर तशरीफ़ लाई और मुझसे पहले तो उन्होंने ज़ुबानी सवाल किए। तो अपनी कन्फर्मेशन के लिए उन्होंने मेरे सामने एक अखबार का पेज रख दिया। ये यूके में छपने वाला अखबार था। उसमें एक तस्वीर थी जहाँ पे 10 या 12 लोग नीचे मरे पड़े हुए हैं और उनके ऊपर सोल्जर्स खड़े हैं। तो कैप्शन ये था कि मगरबी पाकिस्तानियों ने बंगालियों को मार के उसके ऊपर फतह जश्न मना रहे हैं। मैं देखा तस्वीर में फ़ौरन पहचान गया। मैंने कहा ये सोर में फ़लानी जगह की बात कर रही हैं आप? उन्होंने कहा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जब गौर किया तो देखा कि वो जो लेटे हुए थे जिनको कह रहे थे बंगाली मरे थे, वो शलवार कमीज़ पहने हुए थे। ये वो पठान थे जो पाकिस्तान बनने से पहले वहाँ आबाद थे। उनकी फैमिलीज़ को तह कर दिया गया था। ये उनमें से 12 थे जिनको शहीद करके जिनकी मैयतें पड़ी हुई थी और जो उनके ऊपर खड़े थे वो बंगाली मुजाहिद थे। ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स के जो लोग थे वो खड़े हुए थे उनके ऊपर। लेकिन इल्ज़ाम वो हम पे लगा कि हमने उनको मार के, और हमारे लोगों ने उसको यहाँ मगरबी पाकिस्तान भी उसको उन्होंने बाय कर लिया और मगरबी मीडिया तो सारा हमारे पीछे पड़ गया था सारे इस पीछे। तो इस दौरान ये चीज़ हमारे लिए आज भी इम्पॉर्टेंट है कि हमारा मीडिया किस तरीके से सारी चीज़ को देख रहा है, बग़ैर एनालिसिस के, बग़ैर हक़ाइक़ के वो रिटॉरिक के पीछे चल पड़ते हैं और जिसकी वजह से बहुत सारी एक नैरेटिव जो बिल्ड हो रहा है वो पाकिस्तान के
मफादात के ख़िलाफ़ बिल्ड हो रहा है, और हमारी जो तारीख़ है उसके हक़ाइक़ को चश्मपोशी करके वो मामलात आगे लाए जा रहे हैं जिससे एक ख़ास नुक्ता नज़र को बढ़ावा मिलता है। तो ये हमारे लिए आज के तक मैं समझता हूँ कि इस एपिसोड में हम यहाँ तक बात करेंगे, बाकी आगे इंशाल्लाह आगे बात करेंगे इंशाल्लाह।